वेलकम टू दी चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या क्या न्यूज़ चल रही है, क्या सिनेरियो है, कैसा डेटा सेटअप निकल गया है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग जो हुआ। तो सबसे पहले आता है निफ्टी पे। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो प्रिडिक्शन था वो कम्प्लीटली रॉन्ग गया। ओके, हमारा प्रिडिक्शन था कि नीचे से जो मतलब ये जो लेवल आया है, क्योंकि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, सपोर्ट भी ले रहा था मार्केट 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूसली, और लग रहा था कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि ब्रेक हुआ। लेकिन ये भी कहा था कि अगर एक बार के लिए 17,200 ब्रेक हुआ तो आप डायरेक्टली 17,000 देखेंगे, 17,000 हुआ भी। ओके, लेकिन लग नहीं रहा था कि ब्रेक होगा, जो कि हो गया। ओके, सो ग्लोबल में देखिए आप, डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ, लेकिन डाउ जोन्स को अगर अभी भी आप देखेंगे, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। डाउ जोन्स को अभी भी आप देखेंगे तो काफी ऊपर है और बहुत ज्यादा करेक्शन है नहीं। सेम विद नेस्डैक, कोई बहुत ज़्यादा इशू नेस्डैक में भी अगर आप देखेंगे इधर से है नहीं, ठीक चल रहा है। इशू थोड़ा सा कहाँ है, डॉलर इंडेक्स में, जो मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूँ। जब ये फॉल स्टार्ट हुआ था उससे पहले से, जब डॉलर इंडेक्स ने 95 का लेवल क्रॉस किया था, ये 16 नवंबर की बात है, देख लीजिए आप। मैंने कहा था ये 95 का लेवल क्रॉस करेगा, थोड़ा इशू आने लगेगा। हो भी रहा है। जो हाई लगता है वो कहाँ तक का लगता है, 97.5.7 तक का हो सकता है। दोबारा जाके एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करें वहाँ पे। लेकिन अगर डॉलर स्ट्रांग रहा तो वो डेफिनेटली, इसका मतलब ये है कि दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट में डॉलर स्ट्रांग है, तो अपने घर में मतलब इनके यूएस में पैसे वापस आ रहे हैं, तो बाहर के देशों से पैसे ये लोग निकाल रहे हैं, तो वो रहेगा। ओके, तो वो एक इशू है इंडियन मार्केट के लिए। बाकी एज सच देखें तो देखिए वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, लेकिन अब आते हैं प्योरली इंडियन मार्केट पे। तो कुछ चीजें देखते हैं उससे पहले। इंडिया विक्स, देखिए इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो कल की गिरावट के बाद में बहुत ज्यादा इंडिया विक्स बढ़ा नहीं है। ओके, बहुत नीचे से रिकवर हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। और अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो ऑलमोस्ट 14 के नीचे पहुंच गया। मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था कि 15 के नीचे अगर इंडिया विक्स क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि ये वॉल्टिलिटी का एंड होगा, और शायद हम फिर एक कांस्टेंट अपमूव नहीं तो एक स्टडी मार्केट देखेंगे। ओके, तो मुझे लगता है वो जल्दी ही होना चाहिए। क्यों? दूसरा पहला रीजन क्या है, इंडिया विक्स। देखिए मार्केट वापस से 17,000 के पास में आया है, लेकिन वॉल्टिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। ये एक साइन होता है कि बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि पैनिक जैसा रिएक्शन मार्केट में होगा। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने डॉलर वाला बताया, मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद में टॉप जैसा फॉर्मेशन बनने के चांसेस वहाँ पे हैं। ओके, तीसरा आप ये मान के चलिए, ये जो इशू आ रहा है कुछ ना कुछ, जो टर्की वाला इशू है वो सबको पता है, और वो अब का नहीं है, बहुत पुराना है। मार्केट हर चीज़ का, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट हर चीज़ को पहले फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। तो जो ओमिक्रॉन, ओमाइक्रॉन, जो भी आप उसे बोलें, उसका जो इशू था, जो करेंसी में इशू चल रहा है टर्की की में, इन सबको मुझे लगता है मार्केट ने काफ़ी पहले से फैक्टर इन करना स्टार्ट किया। ओके, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आप लोगों के सामने आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता एक दो इंस्टेंस से ज़्यादा हुए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कॉन्टिन्यूसली 23rd सेशन है एफ का, जब वो सेलिंग कर रहे हैं। 16 नवंबर को फिगर था 560 की सेलिंग का। ओके, मतलब 16 नवंबर के बाद से हर ट्रेडिंग सेशन पे एफ ने कैश में सेलिंग की। ये 23 दिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे बहुत कम ही टाइम आया होगा जब इतना कॉन्टिन्यूसली टाइम तक सेलिंग चली हो। ओके, और उससे पहले भी अगर आप 16 नवंबर से पहले देखेंगे तो आप ये देखिए, मेरे सामने डेटा है, सिर्फ 3 दिन बाइंग हुई है 19th ऑफ अक्टूबर के बाद से। मतलब आप ये देखिए, 19 अक्टूबर से 19 नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी, हम ऑलमोस्ट सॉरी 19 अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर 2 महीने कॉन्टिन्यूसली हो चुके हैं, और सिर्फ 3 सेशन ऐसे हैं जब कैश में एफ ने बाइंग की। तो ये नॉर्मल सेलिंग मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल सेलिंग है।
नॉर्मल सेलिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, नॉर्मल सेलिंग में इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये कई बार ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनल की जा रही है, जैसा कि हमने पास्ट में देखा है। मैंने 2-3 बार वो चीज़ बोली भी, मुझे लगता है कि वो चीज़ हो सकती है बजट वाली। लेकिन अब जो वीकेंड पे मूव आया, वीकेंड पे जो एफएम हमारी मिली एफपीआई से, कुछ बड़े एफआईज भी उसमें शामिल थे, तो इनको देख के ये एकदम ही अपोजिट वाला सीन लगता है कि अगर आप एफपीआई एफआईएस से मिल रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा तो कोई सीन नहीं होना चाहिए कि कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन वाला सीन हो। ओके, क्योंकि इस केस में आप ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते उन लोगों को, क्योंकि उनको, आपको तो पता ही है, अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन उस पर लगाओगे तो नाराज़ होंगे। तो ऐसा भी नहीं लगता है। और दूसरा आप एक चीज़ देखिए, इस बार तो जो मोदी जी हैं वो भी मिले हैं, तो लग रहा है कि कुछ न्यूज़ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हो और बाद में बातचीत का दौर चल रहा हो, ये थोड़े ऑब्वियसली हम सब लोगों को इतना पता नहीं चलेगा इस चीज़ का जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। लेकिन लगातार, मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, 23-24 दिन की कॉन्टिन्यूसली सेलिंग कैश मार्केट में करना, एक दिन भी नहीं खरीदना, ये नॉर्मल नहीं लगता है। ओके, ये सिर्फ इस वजह से नहीं लगता कि टर्किश करेंसी गिर रही है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं लगता कि ओमाइक्रॉन का या ओमिक्रॉन का इशू है, ये उससे थोड़ा बियॉन्ड लगता है। ओके, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। आप 1.5 लाख करोड़ तक का माल बेच चुके हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉन्टिन्यूसली 3 लाख 4 लाख करोड़ का माल बेच दोगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। ओके, तो आप एक चीज़ समझिए, अगर इतना माल बेचने पे भी मार्केट नहीं गिर रहा है, तो अगर ऐसा है भी कि गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीकेशंस लगा रही है, अगर ऐसा है भी, तो गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त वाली सिचुएशन में है उनसे नेगोशिएट करने की, बहुत अच्छी सिचुएशन में उनसे नेगोशिएट करने की। क्योंकि अगर हमारा मार्केट गिर नहीं रहा है, रिटेल और डीआईज मिलके संभाल रहे हैं मार्केट को उनके सेलिंग के अगेंस्ट में, तो वो इंडियन मार्केट को छोड़ के नहीं जा सकते, ये 110% श्योर है। ओके, वो चाहे कितना भी बोलें कि बाकी 100 देश हैं और हम उनमें पैसा लगा देंगे, हमारे मार्केट की ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंजम्पशन हम खुद कर लेते हैं, तो वो नहीं जा सकते मार्केट छोड़ के, 110% श्योर है। ये सिर्फ एक डराने वाली टैक्टिक्स होती हैं। अगर ये वही टैक्टिक्स हैं, तो देखते हैं कितने दिन चलती है। ये ओवरऑल एक व्यू हो गया मार्केट को लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैनिक रिएक्शन जैसी चीज़ आनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे। टेक्निकल पे देखिए बात करते हैं, तो निफ्टी में मैं फिर से वही लेवल दूंगा, आप एक लेवल नोट करके चलिए। अगर हम लोग 16,800 के नीचे क्रॉस हुए, तो 16,300, 200 आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर हम उसके नीचे क्लोज हुए, तो डेफिनेटली इशू है मार्केट में। ओके, ये लग रहा है कि उसके नीचे अगर क्लोज हुए तो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आप ये पिछले 5-7 दिन पुराना चार्ट देखिए, थोड़ा हो सकता है आज वीडियो लंबा जाएगा। ओके, आप ये पुराना चार्ट देखिए, हमने क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट 16,900 के पास में, सारे टेक्निकल लेवल्स के नीचे हमने जाके क्लोजिंग दी, डेटा बहुत वीक आया, और क्या हुआ, फिफ्थ डे पे हमने हाई टच किया 17,600 का। ओके, तो ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। और जो डेटा निकल के आया, जो पॉजिटिव ही निकल के आया, मैं आपको बताऊंगा, डेटा भी पॉजिटिव निकल के आया। ओके, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि निफ्टी 16,800 तोड़ देगा, आज का जो डेटा निकल के आया उसको बेसिस पे देख के। तो ओके, सो ये लेवल्स आपको ध्यान देने हैं, लेकिन अगर लेवल्स टूटते हैं तो उसको फॉलो कीजिए। और सेल ऑन राइज का मार्केट, तो मैंने तब भी कहा था कि जब तक 17,600 क्रॉस नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, हम तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट ही रहेगा। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे सपोर्ट लेवल ज़्यादा हैं। क्यों है? आप एक चीज़ देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। पिछली बार बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, तो प्रॉपरली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करके रिवर्स हो गया था। ठीक है, कितने का लेवल था? 35,300-400 का लेवल था। कहाँ तक जाके आया? 37,600 तक, मतलब 2,000 पॉइंट का रन वहां से दिखाया। वापस से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। आई होप कि ये ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो डायरेक्टली लेवल निकल के आता है 32,000 का, और उससे पहले 33,500 का। दो लेवल आते हैं, 33,500 और 32। तो थोड़ा इशू आ जाएगा उस केस में। तो ये लेवल ना ब्रेक हो, वो बेटर है सबके लिए। ओके, और एक छोटा सपोर्ट 34,000 के पास में भी आएगा।
सो बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल्स टूटे तो थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन इन लेवल्स के पास बाय करने पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। तो अगर मार्केट में कल पैनिक जैसा रिएक्शन ना हो तो इससे नीचे का एसएल लगा के आप लोग चांस ले सकते हैं। अब एक बार के लिए डेटा देखते हैं। देखिए डेटा बहुत, जितना नेगेटिव सेलिंग हुआ, मतलब मार्केट ब्रेक हुआ, उतना वीक डेटा है। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं 1600, शॉर्ट ऐड कर गए हैं 3500, कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंड किए हैं 6000, तो शॉर्ट भी अनवाइंड किए हैं 10,000। कॉल लॉन्ग है 78,000, उसके करस्पॉन्डिंग 1,21,000 कॉल शॉर्ट। मतलब अगर अपसाइड हुई तो लिमिटेड होगी। सेम आ जाओ पुट पे, 1,00,000 पुट लॉन्ग तो करस्पॉन्डिंग 1,14,000 पुट शॉर्ट। ये जो पुट शॉर्टिंग का डेटा है 1,14,000 का, 1,14,000 का, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि नीचे के लेवल पे अगर सेल हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। ओके, अब एक बार के लिए देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। देखिए जिस तरीके का मार्केट है तो हर तरीके के कॉल लेने पड़ेंगे। इंडसइंड बैंक टेक्निकली ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन आप ये देखिए एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है इसमें। ब्रेकआउट कैसे आएगा, ये जस्ट अगर 876 के नीचे ट्रेड करने लगेगा और थोड़े टाइम सस्टेन करेगा तो जो सीधा टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 810। 810 का टारगेट निकल के आएगा सीधा, तो थोड़ा इशू है इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक गेल। गेल में देखिए क्या हो रहा है, आप ये सपोर्ट लाइन देखिए, मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्टॉक में। ये देखिए ये सपोर्ट कब से चल रहा है, 2021 का एंड आने वाला है और ये स्टार्टिंग से ये स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। पहली बार कब लिया, मार्च में, फिर कब लिया, अप्रैल में, फिर अब वापस से कब लिया, हमारे लास्ट मंथ में, और अब इसमें ये देखिए। और इस लेवल पे आके फिर से एक काइंड ऑफ हैमर बनाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है लेना चाहिए, लेकिन क्या बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपए के लिए, लेकिन अगर 4-5 रुपए भी इसमें देखेंगे तो 3-4% हो जाएगा। तो 135-36 के टारगेट के लिए इसको ले सकते हैं। लास्ट जो स्टॉक है वो है डेल्टा कॉर्प। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इस पर डिस्कस करते हैं एक बार के लिए। देखिए नीचे से रिवर्स हुआ लेकिन कोई हैमर जैसा तो नहीं बना पैटर्न, लेकिन अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे आता हूँ तो देखिए वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, आप ये देखिए। वीकली चार्ट में आप देखिए एक लाउड स्पीकर वाला पैटर्न बन रहा है, जैसे ग्रामोफोन पैटर्न, कोई लाउड स्पीकर, कई नाम है इसके। आप ये देखिए अगर इसको मैं यूं कनेक्ट करता हूँ और सेम केस में इसको वो यूं कनेक्ट करता हूँ तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न का क्या है आप ये समझिए। अगर मैं लोज को और हाइस को कंबाइन कर देता हूँ, ये पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न से एक चीज़ समझ में आ रही है, ये स्टॉक इस लेवल के बीच में कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से 305 के ऊपर, 300 के ऊपर निकलता है और क्लोज देता है, और नीचे में 240 से नीचे निकलता है, एग्जैक्टली 42-45 का लेवल आ रहा है, उससे नीचे निकलता है, क्लोज देता है, तो सीधे नीचे की तरफ टारगेट बनेगा 200-150 तक का। ठीक है, और अगर ऊपर में 300 की पार निकला तो टारगेट सीधा निकल के आएगा 350-400। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा है इसके, इसको नज़र में रखिए। मैं बुलिश हूँ इस पे, ओके, लेकिन पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही नहीं आया है, एग्जैक्टली मिड में है। ओके, तो एक इस स्टॉक पे भी आप लॉन्ग साइड पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, सो डेटा बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन मार्केट जैसा रिएक्शन दे रहा है तो बहुत ही हेजिंग के थ्रू प्ले करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।